हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल समायरा नॉलेज हब। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की यूनिट नंबर 2, जिसमें मैंने पहले ही आपके लिए यूनिट नंबर 1 जो है वन शॉट वीडियो बना के डाल रखी है अपनी प्लेलिस्ट में, तो आप सभी वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 2 के बारे में, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का टॉपिक है रिसेंट इश्यूज़ एंड चैलेंजेस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो ये सभी टॉपिक्स जो हैं इसके अंदर कवर अप किए जाएंगे इस वीडियो के अंदर। बोर्ड स्ट्रक्चर एंड डायरेक्टर, रोल ऑफ द बोर्ड, बोर्ड कमिटीज़ एंड देयर फंक्शंस, इनसाइडर ट्रेडिंग, विसल ब्लोइंग, शेयर होल्डर्स एक्टिविज्म, रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, क्लास एक्शन सूट, CSR एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, गांधी एंड ट्रस्टीशिप एंड कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सो गोइंग टू आवर फर्स्ट टॉपिक, बोर्ड स्ट्रक्चर एंड डायरेक्टर। बोर्ड कॉम्पोजिशन क्या होता है? द कॉम्पोजिशन ऑफ अ बोर्ड रेफर्स टू द मिक्स ऑफ इंडिविजुअल सर्विंग एज डायरेक्टर। तो बोर्ड कॉम्पोजिशन वो होता है कि जहाँ पर मिक्स इंडिविजुअल जो है वो सर्व करते हैं, एज अ डायरेक्टर वर्क करते हैं। ठीक है, अब बैलेंस्ड बोर्ड इंक्लूड्स, एक बैलेंस्ड बोर्ड में क्या क्या कौन कौन से टाइप्स ऑफ डायरेक्टर इंक्लूडेड रहते हैं? फर्स्ट है हमारा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, एक्टिवली इन्वॉल्व इन द कंपनी डे टू डे ऑपरेशन, यूजुअली इंक्लूड द CEO, CFO एंड अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव। जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं वो जो कंपनी में डे टू डे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, इसीलिए उन्हें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कहा जाता है। यूजुअली ये कौन होते हैं? CEO होते हैं कंपनी के, या CFO होते हैं, या अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको अंडरस्टैंड होगा कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कौन होते हैं। नाउ मूव ऑन टू नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स क्या होते हैं? नॉट इन्वॉल्व इन डेली ऑपरेशन बट प्रोवाइड स्ट्रैटेजिक गाइडेंस एंड ओवरसाइट। यानी कि ये वो डायरेक्टर्स होते हैं जो डेली ऑपरेशंस यानी डेली फंक्शंस में वर्क नहीं करते हैं कंपनी के अंदर, बट हाँ ये स्ट्रैटेजिक और गाइडेंस जो है और ऊपर से देखना, ओवरसाइट रखते हैं बिजनेस के ऊपर। ठीक है, जैसे कि इसमें आप बात कर सकते हैं, ब्रिंग एक्सटर्नल एक्सपीरियंस एंड इंडिपेंडेंट जजमेंट। तो ये एक्सटर्नल एक्सपीरियंस रहता है इनका और इंडिपेंडेंट जजमेंट रहता है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन से होते हैं? हैव नो फाइनेंशियल और पर्सनल टाइज विद द कंपनी, इंश्योर अनबायस्ड डिसीजंस मेकिंग एंड प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, required under corporate laws, Companies Act 2013 in India mandates at least 1/3 independent director in listed companies। तो बेसिकली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स वो होते हैं जो फाइनेंशियल और पर्सनल टाइज नहीं होते कंपनी के साथ उनका, और साथ में वो उनका डिसीजन मेकिंग और कॉन्फ्लिक्ट्स में इंटरेस्ट नहीं रहता। ठीक है, इनका मेन एम क्या होता है कि इन्हें कंपनी के अंदर ये मैंडेटरी है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। कौन से एक्ट में ये मेंशन है? कंपनीज एक्ट 2013 में, कि आपकी कंपनी के अंदर, लिस्टेड कंपनीज के अंदर जो है 1/3 जो है डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट टाइप ऑफ डायरेक्टर, चेयरपर्सन। चेयरपर्सन क्या होता है? लीड्स द बोर्ड, सेट एजेंडाज एंड इंश्योर स्मूथ डिस्कशंस, कैन बी एन एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। A separation of CEO and chairperson role is often recommended for better governance। जो चेयरपर्सन होते हैं वो बोर्ड को लीड्स करते हैं, एजेंडाज जो है वो सेट करते हैं एंड स्मूथ डिस्कशंस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ये एग्जीक्यूटिव भी हो सकते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं, और ये सेपरेट होते हैं CEO चेयरपर्सन रोल्स में। ठीक है, फॉर बेटर गवर्नेंस फीचर्स के लिए। इनसाइड एंड आउटसाइड डायरेक्टर्स, अब ये कौन से होते हैं? इनसाइड डायरेक्टर होते हैं पार्ट ऑफ अ कंपनी मैनेजमेंट, यानी कि वो मैनेजमेंट के पार्ट होते हैं, CEO या CFO। और आउटसाइड डायरेक्टर होते हैं नॉट एम्प्लॉयड बाय द कंपनी बट ब्रिंग एक्सटर्नल एक्सपर्टाइज, यानी कि कंपनी ने उन्हें एम्प्लॉयड नहीं किया होता है बट लेकिन वो एक्सटर्नल एक्सपर्टाइज के रूप में वर्क करते हैं इन अ कंपनी। नाउ मूव ऑन टू आइडल बोर्ड कॉम्पोजिशन। अब ये क्या होता है? अ मिक्स ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, यानी कि आइडल बोर्ड कॉम्पोजिशन होता है जिसमें हम एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का मिक्स कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, सफिशिएंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग। तो बेसिकली इसमें कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी होते हैं जिनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? डिसीजन मेकिंग का। वैरायटी इन जेंडर, स्किल्स एंड इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। तो बेसिकली ये ज़रूरी नहीं है, इसमें जेंडर पे वैरायटी है,
कि मेल और फीमेल्स दोनों हो सकते हैं, स्किल्स के ऊपर बेस्ड है और इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है ये। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर। अब क्या क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक डायरेक्टर्स के। फर्स्ट है हमारा, डायरेक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग कॉर्पोरेट अफेयर्स वाइल इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी, एथिकल कंडक्ट एंड कंप्लायंस। यानी कि जो डायरेक्टर है वो रिस्पॉन्सिबल है कंपनी में कि जो भी कंपनी कॉर्पोरेट अफेयर्स हैं उन सभी को मैनेज करने के लिए, साथ साथ ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए, और एथिकल जो बिहेवियर है वो कंपनी के अंदर होनी चाहिए, और कंप्लायंस यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस भी मैंडेटरी है एज अ रिस्पॉन्सिबल ऑफ अ मैनेजर। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजर्स की। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रोल्स ऑफ डायरेक्टर, कि डायरेक्टर का क्या रोल है। फर्स्ट है हमारा रोल स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, यानी कि अप्रूविंग पॉलिसीज, इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म प्लान्स। यानी डायरेक्टर का रोल है कि वो पॉलिसी को अप्रूव करे, इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाए इन अ बिजनेस। सेकंड है ओवरसाइट एंड मॉनिटरिंग, यानी कि सुपरवाइजिंग एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट एंड इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी, यानी कि सुपरवाइज करना मैनेजमेंट को और अकाउंटेबिलिटी जो है इंश्योर और चेक करते रहना, मॉनिटर करते रहना वर्क को। थर्ड है हमारा रिस्क मैनेजमेंट, आइडेंटिफाइंग एंड मिटिगेटिंग ऑपरेशनल, फाइनेंशियल एंड लीगल रिस्क, यानी कि बिजनेस के अंदर कोई भी ऑपरेशनल या फाइनेंशियल से रिलेटेड या लीगल रिस्क आती है उसको आइडेंटिफाई करना, उन्हें मिटिगेट करना। ठीक है, ये हमारा डायरेक्टर का रोल होता है इन अ बिजनेस। फोर्थ है हमारा इंश्योरिंग कंप्लायंस एंड एथिक्स, एडरिंग टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस लॉज एंड एथिकल स्टैंडर्ड, यानी कि कंप्लायंस को इंश्योर, रूल्स एंड रेगुलेशन और एथिक्स को बनाए रखना इन अ बिजनेस। ठीक है। फाइनेंशियल सुपरविजन, अप्रूविंग बजट, रिव्यूइंग फाइनेंशियल सपोर्ट एंड प्रिवेंटिंग फ्रॉड, यानी कि बजट्स को बनाए रखना, फाइनेंशियल सुपरवाइज यानी कि फाइनेंशियल कंडीशंस को हमेशा मैनेज करके रखना, कि कोई भी तरह का लॉस या रिपोर्ट्स को मैनेज करके रखना कि बना रहे, और फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ जो बिजनेस के अंदर ना हो। लास्ट पॉइंट है स्टेक होल्डर इंगेजमेंट, एक्टिंग इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर, एम्प्लॉयज़ एंड कस्टमर, यानी कि कस्टमर्स के रिलेटेड और एम्प्लॉयज़ और शेयर होल्डर्स के रिगार्डिंग हमें अपना बेस्ट देना उनके लिए। ठीक है, ये होता है हमारा स्टेक होल्डर इंगेजमेंट में और रोल्स ऑफ डायरेक्टर में। अब फिड्यूशियरी ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर्स। अब फिड्यूशियरी ड्यूटीज़ क्या क्या हैं एक डायरेक्टर्स की। तो फर्स्ट है इसमें ड्यूटी ऑफ केयर, एक्ट प्रूडेंटली एंड मेक इन्फॉर्म डिसीजन, यानी कि फर्स्ट ड्यूटीज़ है कि केयर करना, सबको इन्फॉर्म डिसीजन। ये केयर वो है कि सभी चीज़ों का, अगर कंपनी बिजनेस कोई भी डिसीजन ले रही है तो उसके हमें इन्फॉर्म करना सभी के लिए, सभी को। सेकंड इज ड्यूटी ऑफ लॉयल्टी, लॉयल्टी के रिगार्डिंग हमें लॉयल बना रहना चाहिए कंपनी का बेस्ट इंटरेस्ट ले। इससे क्या होगा कि आपकी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नहीं होगी। ठीक है, बिजनेस के अंदर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को लेके। थर्ड पॉइंट है ड्यूटी ऑफ गुड फेथ, यानी कि इंश्योरिंग एथिकल कंडक्ट एंड ट्रांसपेरेंट ऑपरेशंस, यानी कि बिजनेस के अंदर गुड फेथ जो है बनाए रखना ताकि एथिकल कंडीशंस, एथिकल कंडक्ट हो, यानी कोई भी मिसबिहेवियर ना हो कम बिजनेस के अंदर, और ट्रांसपेरेंट ऑपरेशंस बना रहे। अब नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज चैलेंजेस इन बोर्ड स्ट्रक्चर। अब क्या क्या चैलेंजेस आते हैं इन बोर्ड स्ट्रक्चर को बनाने में। डिस्पाइट हैविंग structured governance, board face various challenges in maintaining efficiency and integrity। ठीक है, फर्स्ट हमारा चैलेंजेस है लैक ऑफ इंडिपेंडेंस, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में डोमिनेट डिसीजन मेकिंग, साइड लाइनिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। जो इसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो डोमिनेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो अलग तरह से। ठीक है, यानी कि दोनों में कॉम्बिनेशन अच्छे से नहीं बैठ पाता है। बोर्ड मेंबर्स विद पर्सनल एंड फाइनेंशियल टाइज टू द कंपनी में कॉम्प्रोमाइज ऑब्जेक्टिवली, जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं उनका पर्सनल और फाइनेंशियल टाइज रहता है बिजनेस में। ठीक है, जो कि कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, बट लेकिन जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं उनका नहीं होता है बिजनेस के अंदर। सेकेंड है हमारा डाइवर्सिटी इश्यूज, जेंडर एंड स्किल वैरायटी रिमेन लिमिटेड इन मैनी कॉर्पोरेट बोर्ड्स, यानी कि बहुत सारे कॉर्पोरेट बोर्ड्स में जो जेंडर और स्किल वैरायटी है वो लिमिटेड है, जिससे हम डाइवर्सिटी इश्यूज क्रिएट होते हैं। लैक ऑफ डाइवर्स पर्सपेक्टिव कैन हिंडर इनोवेशन एंड डिसीजन मेकिंग। जो कहते हैं डाइवर्सिटी इशू है, इससे क्या होता है कि जो इनोवेशन है जो बिजनेस के अंदर होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग, वो चीज़ें छुप जाती हैं।
ठीक है, वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं बिजनेस के अंदर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अकाउंटेबिलिटी कंसर्न। डायरेक्टर में प्रायोरिटाइज शॉर्ट टर्म प्रॉफिट ओवर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। जो डायरेक्टर्स होते हैं वो ज़्यादातर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के ऊपर कंसर्न देते हैं वेदर देन द लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। वीक इंटरनल कंट्रोल्स कैन लीड टू कॉर्पोरेट फ्रॉड एंड मिसमैनेजमेंट। अगर इंटरनल कंट्रोल जो होगा वो वीक होगा तो उससे हमारा जो कॉर्पोरेट फ्रॉड है वो एक्टिविटीज़ ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, जिससे वो क्या शो करता है कि हमारे बिजनेस के अंदर मिसमैनेजमेंट है। Conflicts of interest. Director with business interest is competing firms may act against the company's best interest. जो डायरेक्टर होते हैं वो बिजनेस इंटरेस्ट को ना देखते हुए अपने इंटरेस्ट को देखते हैं, कंपनी बेस्ट इंटरेस्ट को, तो ये अगेंस्ट होता है कंपनीज के। ठीक है, इनसाइडर ट्रेडिंग रिस्क अराइज व्हेन डायरेक्टर मिसयूज कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। यानी इनसाइडर ट्रेडिंग का रिस्क कब अराइज होता है, जब जो डायरेक्टर होते हैं वो अपनी मिसयूज़ करते हैं, जो वो क्या करते हैं अपनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है वो पब्लिक में ऐसे ही इश्यूज़ कर देते हैं, शेयर कर जाते हैं, तो इसी से इनसाइडर ट्रेडिंग का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी चैलेंजेस। कीपिंग अप विद इवॉल्विंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस लॉ इज कॉम्प्लेक्स। जो कॉर्पोरेट लॉज जो है वो काफ़ी क्या है कॉम्प्लेक्स है, जिससे जो रूल्स एंड रेगुलेशन का जो एक्शंस है वो रेपुटेशनल डैमेज हो जाता है। फेलियर टू कंप्लाई विद रेगुलेशंस कैन रिजल्ट इन लीगल एक्शंस, ठीक है, एंड रेपुटेशन डैमेज। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोल ऑफ द बोर्ड। अब बोर्ड का क्या रोल है? फर्स्ट है हमारा द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ अ कंपनी, ओवरसीइंग मिसमैनेजमेंट and ensuring ethical and legal compliance. A well-functioning board strengthens corporate governance by maintaining transparency, accountability and efficiency in decision making. जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए होते हैं कि वो स्ट्रैटेजिक डायरेक्शंस जो है कंपनी को प्रोवाइड करें, ओवरसीइंग मैनेजमेंट यानी मैनेजमेंट को देखें, इंश्योरिंग एथिकल कि बिजनेस में एथिकल बना रहे प्रैक्टिसेस, और लीगल कंप्लायंस जो है वो बनी रहे। एक वेल फंक्शनिंग बोर्ड का स्ट्रेंथ क्या है कि वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, अकाउंटेबिलिटी हो, एफिशिएंसी इन डिसीजन मेकिंग हो, तो वो होता है रोल हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, बोर्ड का। एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। अब ये स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग का क्या मतलब है? द बोर्ड प्लेज अ की रोल इन सेटिंग अ कंपनी लॉन्ग टर्म विजन एंड इंश्योरिंग इज फाइनेंशियल हेल्थ। तो डिसीजन मेकिंग का मतलब है कि जो एक बोर्ड होता है वो की रोल सेटिंग होती है कि वो कंपनी की लॉन्ग टर्म विज़न को और साथ ही साथ फाइनेंशियल हेल्थ को इंश्योर बनाए रखे, ठीक है, उन चीज़ों के ऊपर वर्क करे। फर्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी इन स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में? फर्स्ट है सेटिंग कॉर्पोरेट विजन एंड मिशन, डिफाइनिंग कंपनी गोल्स एंड वैल्यूज। तो फर्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ डिसीजन मेकिंग कि कंपनी का जो विज़न है और मिशन उसे डिफाइन करना, कंपनी के गोल्स और वैल्यूज़ को जो है वो सेट करके बना के रखना। ये नहीं कि कंपनी को अपने गोल्स वैल्यूज़ नहीं पता हो, ठीक है। सेकेंड है हमारे पास अप्रूविंग मेजर इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंशन प्लान, इवेल्युएटिंग मर्जर एक्विजिशन एंड न्यू प्रोजेक्ट्स। तो आपने मर्जर और एक्विजिशन पहले पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो कंपनी है उसे इसके रिगार्डिंग भी डिसीजन लेना चाहिए कि वो अपने इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करना चाहती है, या लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म्स में, ठीक है, किस तरह वो एक्सपेंड करना चाहती है अपने बिजनेस को, वो सभी प्लान्स जो है वो, और न्यू प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट एनीथिंग, उस चीज़ों के बारे में स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना चाहिए। थर्ड है हमारा पॉलिसी फॉर्मुलेशन, एस्टैब्लिशिंग गाइडलाइंस फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एम्प्लॉय पॉलिसीज एंड सस्टेनेबिलिटी। और साथ ही साथ इस चीज़ के लिए भी डिसीजन लेना चाहिए कि पॉलिसी रिगार्डिंग कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रिगार्डिंग हो सकता है गाइडलाइंस बनाए, पॉलिसीज़ बनाए कि किस तरह हम फाइनेंशियल को मैनेज कर सकते हैं। एम्प्लॉय पॉलिसी की एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग की कोई पॉलिसीज़ बना रहे हैं। एंड सस्टेनेबिलिटी यानी इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बारे में भी हमें उनके रिगार्डिंग भी क्या करना चाहिए, पॉलिसी फॉर्मुलेशन करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग का मतलब है कि
असेसिंग फाइनेंशियल रिजल्ट एंड एडजस्टिंग स्ट्रेटेजिक अकॉर्डिंगली, यानी कि हमें परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए भी एक स्ट्रेटेजीज बनानी चाहिए कि इससे हम फाइनेंशियल रिजल्ट को एडजस्ट कर सके, सेट कर सके, देख सके। ठीक है, तो ये था हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी इन स्ट्रेटेजिक डिसीजन। अब हम बात करते हैं चैलेंजेस क्या क्या आते हैं इन स्ट्रेटेजिक डिसीजन में। तो फर्स्ट चैलेंजेस है बैलेंसिंग शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म गोल्स, यानी कि किसी भी बिजनेस प्लान के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डिसीजन को डिसाइड करना ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस फेस होता है। इंश्योरिंग ग्रोथ वाइल मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ओके, सेकेंड है मार्केट अनसर्टेनिटी एंड कॉम्पिटिशन, अडेप्टिंग स्ट्रेटजीज टू इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्री चेंजेस, यानी कि हमें उसी तरह का डिसीजन लेना होगा कि जिस तरह मार्केट की स्ट्रेटजी चल रही है, इंडस्ट्री में चेंजेस चल रहे हैं, इकोनॉमिक में जो प्लान्स चल रहे हैं, कॉम्पिटिशन चल रहा है, उसके रिगार्डिंग हमें डिसीजन लेना। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है क्योंकि मार्केट जो है वो अनसर्टेन है। ठीक है, थर्ड है हमारा स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशन, अलाइनिंग शेयर होल्डर एंड कस्टमर इंटरेस्ट विद कंपनी ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो स्टेक होल्डर का जो एक्सपेक्टेशन है कंपनी के साथ और कस्टमर का जो इंटरेस्ट है, उन सभी को साथ लेके चलना डिसीजन मेकिंग में ये काफ़ी बड़ा एक चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो ये थे हमारे चैलेंजेस इन स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। अब हम बात करेंगे ओवरसाइट एंड मॉनिटरिंग, ये क्या होता है। ठीक है, द बोर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग मैनेजमेंट एंड इंश्योर एथिकल, लीगल एंड फाइनेंशियल इंटीग्रिटी। जो बोर्ड होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि मैनेजमेंट को ओवरसी करते रहें, एथिकल और लीगल और फाइनेंशियल इंटीग्रिटी को इंश्योर करते रहे कि ये कंपनी के अंदर है या नहीं है। ठीक है, फर्स्ट है कि ओवरसाइट के फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारा मॉनिटरिंग एग्जीक्यूटिव परफॉर्मेंस। ठीक है, एवेल्युएटिंग सीईओ एंड सीनियर मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस, यानी कि हमें जो सीईओ है और सीनियर मैनेजमेंट है उनके परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना, एग्जीक्यूटिव जो परफॉर्मेंस है उन सभी को मेज़र करना, मॉनिटर करना। ठीक है, सेकेंड है इंश्योरिंग फाइनेंशियल इंटीग्रिटी, रिव्यूइंग फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, बजट एंड इंटरनल कंट्रोल, यानी कि हमें सभी रिपोर्ट्स को, बजट्स के रिपोर्ट्स को, इंटरनल कंट्रोल की सभी चीज़ों को इंश्योर करना चाहिए, इंटीग्रिटी साथ में देखना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए, बार बार उसको एनालाइज करना चाहिए। ठीक है, ताकि हम उसके ऊपर एक ओवरसाइट रख सकें। थर्ड है हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंप्लायंस, इन्फोर्सिंग एथिकल प्रैक्टिसेस एंड लीगल रेगुलेशन, यानी कि हमें जो है एथिकल प्रैक्टिसेस और लीगल रेगुलेशंस जो है उन सभी को ओवरसाइट ऊपर से इन्फोर्स करना चाहिए, देखना चाहिए, कंप्लायंस जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मेंशन कर रखे हैं। फोर्थ है हमारा प्रिवेंटिंग कॉर्पोरेट मिसकंडक्ट, आइडेंटिफाइंग एंड एड्रेसिंग फ्रॉड, मिसमैनेजमेंट एंड अनएथिकल बिहेवियर, यानी कि जो भी मिसकंडक्ट एक्टिविटीज़ हो रही है उन सभी को आइडेंटिफाई करते रहना टाइम टू टाइम। फ्रॉडलेंट कोई एक्टिविटी हो रही है, मिसमैनेजमेंट हो रहा है, अनएथिकल बिहेवियर हो रहा है, उन सभी को ऊपर से ओवरसाइट करते रहना। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टूल्स फॉर ओवरसाइट एंड मॉनिटरिंग। अभी हमने ओवरसाइट के बारे में पढ़ा, अब यहाँ पे टूल्स कौन कौन से हम यूज़ कर सकते हैं ओवरसाइट और मॉनिटरिंग के लिए। फर्स्ट टूल है हमारा ऑडिट कमिटीज़, ओवरसी फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सटर्नल ऑडिट्स, यानी कि जो ऑडिट्स कमेटी है उनके ऊपर ओवरसाइट, उनके ज़रिए हम फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके रख सकते हैं इन अ बिजनेस। सेकेंड है इंटरनल कंट्रोल एंड रिपोर्ट, रिव्यू कंपनी परफॉर्मेंस थ्रू फाइनेंशियल एंड रिस्क रिपोर्ट, यानी कि जो भी हमारा इंटरनल रिपोर्ट्स है, रिस्क फॉर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रिपोर्ट, उनका रिव्यू करते रहना, जिससे हमें अपने जो मॉनिटर और डाटा के बारे में ऊपर से पता चलता रहेगा। ठीक है, थर्ड है हमारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, प्रोवाइड अनबायस्ड इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन, यानी जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो इवैल्यूएट करेंगे मैनेजमेंट डिसीजंस के बारे में, जो हमारे बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, इससे हम ओवरसाइट और मॉनिटर इजीली कर सकेंगे। अब चैलेंजेस क्या आ जाते हैं ओवरसाइट एंड मॉनिटरिंग में। फर्स्ट है हमारा मैनेजमेंट रेजिस्टेंस, एग्जीक्यूटिव में विद होल्ड इन्फॉर्मेशन और रेसिस्ट इन्फॉर्मेशन इंटरवेंशन। ठीक है, जो मैनेजमेंट होता है, एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, वो इन्फॉर्मेशन और बोर्ड के इन्फॉर्मेशंस जो है वो कभी कभार ऐसा होता है कि एग्जीक्यूटिव नहीं हो पाता, इंटरवेंशन बोर्ड के साथ अच्छे से नहीं हो पाता। सेकेंड है हमारा लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, इनकम्प्लीट और मिसलीडिंग फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स, जो इनकम्प्लीट और फाइनेंशियल डिस्क्लोजर होते हैं जिससे क्या हो क्रिएट होता है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, जो बिजनेस के सामने है वो ट्रांसपेरेंट नहीं हो पाता है क्योंकि इनकम्प्लीट डिसीजन और इन्फॉर्मेशन रहती है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि फाइनेंशियल कुछ डिस्क्लोज नहीं किया जाता है,
ठीक है, जिससे ट्रांसपेरेंसी नहीं हो पाती है बिजनेस में। थर्ड हमारा इनसफिशिएंट एक्सपर्टाइज, बोर्ड मेंबर्स में लैक इंडस्ट्री नॉलेज टू इफेक्टिवली ओवरसी मैनेजमेंट। कई बार होता है कि जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं उनमें इंडस्ट्री नॉलेज नहीं हो पाती है, जिससे क्या एक्सपर्टाइज नहीं हो पाते, इनसफिशिएंट एक्सपर्टाइज होते हैं, तो उससे मैनेजमेंट को अच्छे से इफेक्टिवली ओवरसी वो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे चैलेंजेस इन ओवरसाइट एंड मॉनिटरिंग में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस का। The board ensure that risks are identified, assessed and mitigated and prevent financial and operational losses. रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, जो बोर्ड होते हैं वो इंश्योर करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, मिटिगेट करते हैं और फाइनेंशियल कोई लॉसेस होते हैं उस चीज़ से आइडेंटिफाई करते हैं, उसे कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। अब टाइप्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, कौन कौन से रिस्क जो है वो बोर्ड मैनेज करता है। फर्स्ट हमारा आ जाता है फाइनेंशियल रिस्क, मार्केट फ्लक्चुएशन, क्रेडिट रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क। कोई भी तरह का मार्केट फ्लक्चुएशन हो जाता है या फिर क्रेडिट कोई जो है डिफ़ॉल्ट हो जाता है बोरोवर से, ठीक है, लिक्विडिटी इश्यूज हो जाती हैं, वो हमारा फाइनेंशियल रिस्क जो है वो क्रिएट कर देती है। सेकेंड है हमारा ऑपरेशनल रिस्क, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस, आईटी फेलियर्स, प्रोडक्शन इशू। यानी कोई सप्लाई ऑपरेशनल रिस्क क्रिएट हो गई कि सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो गई या प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में कुछ इश्यूज़ हो गए, सप्लाई चेन जिससे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में इफ़ेक्ट हो गया, ठीक है, या फिर आईटी जो है सेक्टर्स वो फेल हो गया, ठीक है, प्रोडक्शन इश्यूज़ हो गए, तो ये ऑपरेशनल रिस्क रहा। थर्ड है हमारे पास लीगल एंड कंप्लायंस रिस्क, रेगुलेटरी वायलेंस, लॉ सूट, पॉलिसी चेंजेस। यानी कि कोई रूल्स या लीगल चीज़ों के बारे में जो है पॉलिसी चेंजेस हो गई जिससे हमारा रिस्क जो है वो अराइज हो गया, ठीक है, कोई लॉ यानी किसी लॉफुल एक्टिविटीज़ के या इलीगल एक्टिविटीज़ की वजह से कुछ लॉज में चेंजेस हो गए, तो हमारा लीगल एंड कंप्लायंस रिस्क हुआ। फोर्थ है हमारा रेपुटेशनल रिस्क, नेगेटिव मीडिया कवरेज, एथिकल स्कैंडल, स्टेक होल्डर डिससेटिस्फैक्शन। यानी कि कई बार होता है रेपुटेशनल रिस्क हो गई, कंपनी के जो बिहेवियर है, गुडविल है, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ गया, ठीक है, जिससे हमारा नेगेटिव मीडिया यानी मीडियाज़ में नेगेटिव व्यू गया, ठीक है, एथिकल स्कैंडल्स कुछ हो गए, स्टेक होल्डर जो थे वो डिससेटिस्फाइड है इन अ बिजनेस एक्टिविटीज़। तो ये सभी रिस्क जो है मैनेज किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ज़रिए। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज अब क्या क्या है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ में है इस्टेब्लिशिंग अ रिस्क मैनेजमेंट कमेटी और डेडिकेटेड बोर्ड कमेटी टू ओवरसी रिस्क असेसमेंट। यानी कि क्या होता है कि जो बिज़नेस होता है, बोर्ड कमेटी होती है, वो क्या करती है, एक रिस्क मैनेजमेंट कमेटी को इस्टेब्लिश करती है, जिससे क्या होता है वो रिस्क को ओवरसी करती रहती है कि हम किस तरह को रिस्क को मैनेज कर सकें। सेकंड है हमारे पास डेवलपिंग रिस्क मिटिगेशन प्लान्स, इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज़ टू रिड्यूस एक्सपोजर टू फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल रिस्क। यानी कि इस तरह के प्लान्स बनाना जिससे हम रिस्क को जो है वो मिटिगेट कर सकें, कम कर सकें, ठीक है। थर्ड है हमारे पास इंश्योरिंग बिजनेस कॉन्टीन्यूटी प्लानिंग, प्रिपेयरिंग फॉर पोटेंशियल डिस्ट्रप्शन थ्रू कॉन्टीजेंसी प्लान्स। यानी कि इस तरह के डिस्ट्रप्शन जो है कमेटी में होते हैं तो उन चीज़ों के ऊपर प्लान्स बनाना, ठीक है, बिजनेस की कॉन्टीन्यूटी को इंश्योर करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारा है चैलेंजेस इन रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस, किस तरह के रिस्क मैनेजमेंट कंप्लायंस है, ठीक है, चैलेंजेस क्या क्या आते हैं। तो फर्स्ट हमारा अनफोर्सीन एक्सटर्नल रिस्क, पैंडेमिक्स, इकोनॉमिक डाउनटर्न्स, रेगुलेटरी चेंजेस। यानी कि कुछ ऐसे एक्सटर्नल रिस्क होते हैं जिसकी वजह से हमारा रिस्क जो है वो मैनेजमेंट नहीं हो पाता, जैसे पैंडेमिक, नेचुरल कोई पैंडेमिक्स है, अर्थक्वेक, ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शंस। तो इन चीज़ों के बारे में ये हो सकता है इकोनॉमिक डाउनटर्न हो गए, जैसे कोविड का एग्जांपल आप ले सकते हो, ठीक है, रेगुलेटरी चेंजेस हो गए। उन चीज़ों से क्या होता है रिस्क को मिटिगेट करना, मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। सेकंड पॉइंट है हमारा इनइफेक्टिव रिस्क असेसमेंट, फेलियर टू आइडेंटिफाई इमर्जिंग रिस्क इन टाइम। यानी कि हम बी ऑन टाइम रिस्क को जो है सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, जिससे हमारा रिस्क जो है वो अच्छे से एसेस नहीं हो पाता। थर्ड है हमारे पास लैक ऑफ प्रोएक्टिव मेजर, बोर्ड्स ऑफन एक्ट क्राइसिस रेदर देन प्रिवेंट देम। जो बोर्ड होता है उनके पास कुछ ऐसे एक्टिव मेजर्स नहीं हो पाते हैं, ठीक है, मेजरमेंट टूल्स नहीं हो पाते जिससे वो रिस्क अच्छे से तुरंत इमिडिएटली मैनेज कर सकें, ठीक है।
ना हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बोर्ड कमिटीज एंड देयर फंक्शंस। बोर्ड कमिटी आर स्पेशलाइज्ड ग्रुप विद इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दैट फोकस ऑन स्पेसिफिक एरिया of corporate governance. These committees help the board manage its responsibilities effectively by providing in-depth oversight and recommendations. जो बोर्ड कमेटी होती है वो एक स्पेशलाइज्ड ग्रुप होते हैं किसका, बोर्ड डायरेक्टर्स का, जो फोकस किस पे करते हैं, स्पेसिफिक एरिया के, ठीक है, स्पेसिफिक एरिया का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, मैनेज करती है, ओवरसाइट करती है और काफ़ी डेप्थ तक रिकमेंड यानी कोई ओवरसाइट करती है पॉलिसीज़ को। अब टाइप्स ऑफ बोर्ड कमेटीज़, कितने तरह के बोर्ड कमेटीज़ होते हैं? जो नॉर्मल कॉमन टाइप्स ऑफ बोर्ड कमेटीज़ है वो कौन कौन से हैं, आइए हम देखते हैं उन्हें। फर्स्ट है हमारा ऑडिट कमेटी, इंश्योर फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। हमारा जो फर्स्ट ऑडिट कमेटी जो है ये क्या इंश्योर करता है, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इन अ बिजनेस, ठीक है। सेकंड हमारा है नॉमिनेशन एंड रिम्यूनरेशन कमेटी, मैनेजेस बोर्ड अपॉइंटमेंट एंड एग्जीक्यूटिव कॉम्पनसेशन, यानी कि ये जो कमेटीज़ होती है नॉमिनेशन और रिम्यूनरेशन यानी कि कॉम्पनसेशन अमाउंट जो है उन चीज़ों को मैनेज करती है। थर्ड है हमारा रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, आइडेंटिफाई एंड मिटिगेट पोटेंशियल रिस्क, यानी कि रिस्क मैनेजमेंट कमेटी जो होती है वो आइडेंटिफाई करती है और पोटेंशियल जो भी रिस्क अराइज होता है, ठीक है। फोर्थ हमारा स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, एड्रेसेस शेयर होल्डर एंड स्टेक होल्डर कंसर्न, यानी कि ये कमेटी क्या हेल्प करती है कि जो रिलेशनशिप है हमारा स्टेक होल्डर से, शेयर होल्डर से, वो अच्छे से इफेक्टिवली मैनेज हो सके, ठीक है। एडिशनल कमेटी बेस्ड ऑन कंपनी नीड्स, अब कुछ एडिशनल कमेटीज़ है जो कंपनी के बेस्ड के अकॉर्डिंग बनाई गई है। जैसे फर्स्ट है हमारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR कमेटी, ओवरसीज CSR इनिशिएटिव एंड कंप्लायंसेस, यानी कुछ आपने CSR के बारे में पहले भी पढ़ रखा होगा कि जो कॉर्पोरेट होता है उनका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड्स द सोशल्स, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना सोसाइटीज़ में, हॉस्पिटल्स बनाना, स्कूल्स बनाना, तो ये कुछ CSR रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो उनके लिए भी एक अलग से कमेटी बनाया जाता है इन अ कंपनी। सेकेंड हमारे पास एथिक्स एंड कंप्लायंस कमेटी, इंश्योर एडहेरेंस टू कॉर्पोरेट एथिक्स एंड लीगल रिक्वायरमेंट, यानी ये कमेटीज़ क्या मैनेज करती है कि कंपनी के अंदर कोई भी अनएथिकल बिहेवियर ना हो, लीगल जो रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है फंक्शंस ऑफ बोर्ड कमिटीज़। बोर्ड कमिटीज़ के क्या क्या फंक्शंस है? ईच कमेटी हैज़ अ स्पेसिफिक रोल इन इम्प्रूविंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सभी कमेटीज़ के अलग अलग रोल होते हैं, स्पेसिफिक रोल होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इम्प्रूव करने में, ठीक है। फर्स्ट है हमारा ऑडिट कमेटी, रिव्यू फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट, रिव्यू फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट, यानी ऑडिट कमेटीज़ के क्या क्या वर्क आते हैं, फंक्शंस क्या है? ओवरसीज इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट्स, इंश्योर कंप्लायंस विथ फाइनेंशियल रेगुलेशंस, यानी ऑडिट कमेटी का क्या वर्क है, फंक्शंस है कि वो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को हमेशा चेक करती रहे, जो स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, उन सभी चीज़ों को देखते चेक करती रहे, रिव्यू करती रहे, और साथ ही साथ इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट्स जो फंक्शंस है उनको ओवरसीज करती रहे। और थर्ड फंक्शन है कि जो भी कंप्लायंस फाइनेंशियल रूल्स के अकॉर्डिंग है, फाइनेंशियल के स्टेटमेंट के रिगार्डिंग है, उन सभी कंप्लायंस रूल्स को इंश्योर करती रहे। सेकंड है हमारा नॉमिनेशन एंड रिम्यूनरेशन कमेटीज़, रिकमेंड्स अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, डिटरमाइन एग्जीक्यूटिव कंपनसेशंस एंड परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स, इंश्योर्स फेयर एंड ट्रांसपेरेंट पे स्ट्रक्चर, यानी कि जो नॉमिनेशन रिम्यूनरेशन कमेटी है उनका क्या है कि वो अपॉइंटमेंट और रिमूवल जो डायरेक्टर्स है उन चीज़ों को रिकमेंड करे। सेकंड है कि उनका जो कोई भी कंपनसेशन से है लिंक्ड, परफॉर्मेंस से रिलेटेड लिंक्ड इंसेंटिव्स हैं, उन सभी चीज़ों को वो डिटरमाइन करते रहे। थर्ड है कि कोई भी फेयर और ट्रांसपेरेंट पे स्ट्रक्चर बना रहे कंपनी के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन होता है नॉमिनेशन रिम्यूनरेशन कमेटी का। थर्ड है हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, आइडेंटिफाई फाइनेंशियल, ऑपरेशनल, लीगल रिस्क, डेवलप स्ट्रैटेजीज टू मिटिगेट पोटेंशियल रिस्क, इंश्योर बिजनेस कॉन्टिन्यूटी एंड क्राइसिस मैनेजमेंट, यानी जो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी है वो फाइनेंशियल, ऑपरेशनल और लीगल रिस्क, किसी भी तरह का रिस्क जो है उसको आइडेंटिफाई करे, ठीक है। सेकेंड है उनका वर्क की स्ट्रैटेजीज मिटिगेट पॉलिसीज बनाती रहे, रिस्क के रिगार्डिंग डेवलप करती रहे कि हम किस तरह को रिस्क को जो है मिनिमाइज मिटिगेट कर सकें। थर्ड है कि बिज़नेस की कॉन्टिन्यूटी के ऊपर वो ध्यान रखें, जो भी क्राइसिस अगर हो रहे हैं उसको ऊपर मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान रखें, ठीक है। बिज़नेस की कॉन्टिन्यूटी
बनाए रखे इन अ लॉन्ग टर्म वे। फोर्थ हमारा आता है स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। एड्रेसेस शेयर होल्डर ग्रीवियंसेस एंड कंसर्न्स, यानी कि जो स्टेक होल्डर कमेटी है वो जो भी शेयर होल्डर का कोई ग्रीवियंस है, प्रॉब्लम्स है, उन सभी चीज़ों के बारे में वो कहते प्रॉब्लम सॉल्व करें। इंश्योर ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन विद स्टेक होल्डर, यानी कि स्टेक होल्डर्स के साथ ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन हो सके। थर्ड है स्ट्रेंथन इन्वेस्टर रिलेशन एंड कॉर्पोरेट रेपुटेशंस, यानी कि इन्वेस्टर्स के रिलेशंस कॉर्पोरेट रेपुटेशंस को बनाए रखें। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ बोर्ड कमेटी। अब बोर्ड कमेटीज़ के क्या क्या इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट है इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी कि ये क्या करते हैं बोर्ड कमेटीज़, ये हेल्प करते हैं डिसीजन मेकिंग में, ताकि हम जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट ईजिली कर सके हर कमिटीज़ को। सेकेंड है इनहांस कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी को बनाए रखें। थर्ड है हमारा इंश्योर कंप्लायंसेस विथ लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, कि जो लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उन सभी चीज़ों को इंश्योर, रूल्स एंड रेगुलेशंस को बिजनेस के अंदर बनाए रखें। तो ये थे इंपॉर्टेंस ऑफ बोर्ड कमेटी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इनसाइडर ट्रेडिंग, कि इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है। तो हम इसके बारे में डेफिनेशन देखते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग रेफर्स टू बाइंग और सेलिंग अ कंपनी स्टॉक बेस्ड ऑन नॉन पब्लिक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। दिस प्रैक्टिस गिव अस अनफेयर एडवांटेज एंड कंसिडर्ड इलीगल इन मोस्ट कंट्रीज। जो इनसाइडर ट्रेडिंग होती है ये क्या होता है कि किसी भी कंपनीज के स्टॉक्स को बाइंग या सेल करना, ठीक है, नॉन पब्लिक में कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो कंपनी की लीक करना, ठीक है, इस प्रैक्टिसेस को क्या कहते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है। ये अनफेयर एडवांटेज क्रिएट करता है किसके लिए, जो इन्वेस्टर, पोटेंशियल इन्वेस्टर है उनके लिए, कि वो क्या करते हैं, ये मिसमैनेजमेंट क्रिएट करते हैं इन इकोनॉमी। ठीक है, ये इलीगल एक्टिविटीज़ काफ़ी कंट्रीज़ में जो है इसे कहा गया है। अब इसके कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं हम ये बताते हैं आपको। इनसाइडर इन्फॉर्मेशन, अब जैसे हमने यहाँ पे बात की इनसाइडर इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो वो क्या हो सकते हैं, मटेरियल नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन दैट कैन इम्पैक्ट स्टॉक प्राइसेस, यानी कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जो स्टॉक प्राइसेस जो है उसके ऊपर इम्पैक्ट करे, जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन के लिए बेनिफिशियल, यानी कि कुछ टाइम पीरियड के लिए वो इन्फॉर्मेशन जो है वो पब्लिक से नहीं डिस्क्लोज़ करनी है, वो इन्फॉर्मेशन को आपने पब्लिक में डिस्क्लोज़ कर दी बिफोर ऑन टाइम। ठीक है, तो वो हमारे इनसाइडर इन्फॉर्मेशन या इनसाइडर ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट कहा जाएगा। इनसाइडर्स क्या होते हैं, अब इनसाइडर हो कौन सकते हैं, या तो वो एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं कंपनीज़ के, एग्जीक्यूटिव या स्टेक होल्डर्स विद एक्सेस कंडीशनल कॉन्फिडेंशियल कंपनीज इन्फॉर्मेशन, यानी कि ये वो इनसाइडर्स हो सकते हैं जो कंपनी की इन्फॉर्मेशंस को जानते हो, यानी उस मैनेजमेंट में हो। ये या तो वो एम्प्लॉयज़ हो सकती हैं, स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, या एग्जीक्यूटिव्स हो सकते हैं। अनफेयर एडवांटेज का मतलब क्या है, यूजिंग प्राइवेट नॉलेज टू गेन प्रॉफिट और अवॉइड लॉसेज इन द स्टॉक मार्केट। अनफेयर एडवांटेज का मतलब क्या है, अगर आपने वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक में शेयर कर दी तो उससे क्या होगा कि स्टॉक मार्केट के प्राइस के रिगार्डिंग आप कहेंगे कि मैं, अगर जैसे कि आपको कहीं से ये इन्फॉर्मेशन शेयर हो गई कि जो लाइक एग्जांपल ऑफ टाटा कंपनी के शेयर्स जो हैं वो अब गिरने वाले हैं, तब आप क्या करोगे, जल्द से जल्द आप अपने शेयर्स को सेल कर दोगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपने तुरंत, आपको पता था कि मार्केट जो है वो क्रैश होने वाली है टाटा कंपनी की, तो इस वजह से आपने उसको सेल कर दिया, तो आपको कहीं से जो ये इन्फॉर्मेशन मिली, ये इनसाइडर ट्रेडिंग का प्लान कहा गया। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सिक्वेंसेस एंड लीगल इम्प्लीकेशंस। फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस क्या है इनसाइडर ट्रेडिंग के, लीगल पेनल्टीज, हैवी फाइन्स एंड इम्प्रिजमेंट। अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ होती है इनसाइडर ट्रेडिंग के रिगार्डिंग, तो उनके ऊपर काफ़ी हाई फाइन्स लगना चाहिए और साथ साथ उन्हें इम्प्रिजमेंट भी मिलनी चाहिए। सेकेंड है हमारा लॉस ऑफ रेपुटेशन। इससे क्या होता है कि जो लॉस रेपुटेशन जो होती है वो लॉस हो जाती है, डैमेज द कंपनी एंड इंडिविजुअल क्रेडिबिलिटी। इससे क्या होता है, जो कंपनी की इमेज है वो भी डाउन होती है, साथ साथ जो पर्सन है उसकी भी जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। थर्ड है मार्केट मैनिपुलेशन। इससे क्या होता है कि क्रिएट अनफेयर स्टॉक प्राइस फ्लक्चुएशन। इससे जो प्राइजेज हैं स्टॉक्स के वो फ्लक्चुएट कर जाते हैं, जिससे मार्केट जो है वो मैनिपुलेट हो जाता है। फोर्थ है शेयर होल्डर डिस्ट्रस्ट, रिड्यूस इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इन द कंपनी। इससे क्या होता है, कंपनीज में जो इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो कम हो जाता है।
लीगल केसेस जो है वो क्या है, यूएस एसईसी रेगुलेशन, इनसाइडर ट्रेडिंग पनिशेबल बाय फाइन्स एंड जेल टाइम। जो यूएस के रिगार्डिंग है वहाँ पे एसएससी जो है वो रेगुलेट करते हैं, तो वो पनिशेबल है फाइन्स या जेल उनमें इनसाइडर ट्रेडिंग्स के लिए दिया जाता है कि अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ होती है इनसाइडर ट्रेडिंग के रिगार्डिंग तो वहाँ पे फाइन्स है और जेल के टाइम्स है, जेल टाइम। सेकंड है इंडिया। इंडिया में कौन रेगुलेट करता है, सेबी करते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफ स्टॉक ट्रेड्स बाय कंपनी ऑफिशियल्स, ये काफ़ी स्ट्रिक्ट मॉनिटर्स किए जाते हैं स्टॉक ट्रेड्स के रिलेटेड बाय कंपनी, ठीक है। रेगुलेशन एंड प्रिवेंशंस, रेगुलेशन अगेंस्ट इनसाइडर ट्रेडिंग, क्या क्या रेगुलेशंस है। फर्स्ट है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशंस, एसएससी यूएसए, ओके। इंडिया में क्या है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी है। थर्ड है हमारा यूरोपियन सिक्योरिटीज एंड मार्केट अथॉरिटी जो कि यूरोप के हैं, ठीक है। प्रिवेंशन मेथड्स क्या क्या हैं इसमें। फर्स्ट है हमारा स्ट्रिक्ट कॉर्पोरेट पॉलिसीज, कंपनीज इम्प्लीमेंट इंसाइडर ट्रेडिंग पॉलिसीज, कंपनीज को जो है इंसाइडर ट्रेडिंग के रिगार्डिंग पॉलिसीज बनानी चाहिए स्ट्रिक्ट, जिससे वो ये एक्टिविटीज़ ना हो कंपनी के अंदर। सेकेंड है ट्रेडिंग ब्लैकआउट पीरियड्स, रिस्ट्रिक्ट स्टॉक ट्रेडिंग बिफोर फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, यानी कि स्टॉक ट्रेडिंग से रिगार्डिंग कोई भी ब्लैकआउट पीरियड्स बना देना चाहिए ताकि वो फाइनेंशियल जो इन्फॉर्मेशन वो डिस्क्लोज ना हो। सर्वेलियंस सिस्टम, रेगुलेटर्स मॉनिटर अनयूजुअल स्टॉक ट्रांजैक्शन, जो मतलब मॉनिटर कर सके स्टॉक प्राइसेस को, ट्रांजैक्शंस को ऊपर से सर्वेलियंस सिस्टम्स के ज़रिए, ठीक है, कि हर ट्रांजैक्शंस को आप मॉनिटर करते रहो कि कहीं अनयूजुअल एक्टिविटीज़ तो नहीं हो रही है। तो मैं अब इसके आगे कंटिन्यू अपने पार्ट नंबर 2 में करूँगी इसके आगे, ठीक है, यूनिट 2 का। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, इस वीडियो के अंदर कंसेप्ट जो है वो समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको सही नहीं लगी होगी या फिर कोई भी चीज़ ऐसा पार्ट जो आपको समझ ना आया हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग and please like and share the channel and subscribe my channel. Thank you again.